सर थोड़े बहुत ऊपर वाले भी नहीं हुए थे। हाँ, बाकी आपने बाकी हो सारे गए किए थे। अटेम्प्ट नहीं सारे सर, कर? सारे नहीं हो पाए क्योंकि स्कूल से आके ना टाइम इतना नहीं मिला। 1.5 घंटा की फिजिक्स सर। ठीक है, शाबाश। चलो अब देखो, हमारे पास ना आज हो गया 24 जुलाई, राइट? तो हमारे पास है अभी थोड़ा बहुत टाइम तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इस चैप्टर को ना मैक्स टू मैक्स एक दिन और दे सकते हैं बच्चे हम मंडी को फिर, लेकिन उसमें से हमें जो टाइम निकालना पड़ेगा फिर वो M2D में से निकालना पड़ेगा, बिकॉज ये बोलकर कि उसका पैटर्न सेम है ना। सिंगल डायमेंशन से आप डबल डायमेंशन में जा रहे हो खाली, लेकिन वहाँ पे एक दिक्कत ये आएगी, फिर हमें प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ना है ना। तो थोड़ा सा हमें पेस अप करना पड़ेगा, जो होमवर्क दिया जाए उसको एटलीस्ट ट्राई करके जरूर आए, है ना। नहीं तो बच्चे फिर वो पाइल अप हो जाएगा, और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना कि 11वीं का सिलेबस साथ साथ निपट जाए। हाँ, नहीं? यस ठीक बात है कि नहीं है, ये बताओ। अगर 11वीं से यस सर। फिर अब मौका मिल रहा है, फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी नहीं निपटेगा तो। हाँ, चलो ठीक है भाई। आज अगर इशू आए ऑडियो वगैरह में, चांसेस हैं आने के थोड़े बहुत ऑडियो वीडियो में इशू, अब तुरंत बता देना मेरे को अगर कभी भी आपको इशू आता है, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वी विल स्टार्ट विद अवर अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट में हमने, कौन बच्चा एक बार मुझे पहले बताएगा कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, जिसको सब याद है या मोस्ट ऑफ द चीज़ें पता है? हैंड रेज करो। हाँ, मोनिका बताओ। सर अल्टरनेटिव करंट में हमने पढ़ा था पहले कि अल्टरनेटिव करंट आता कहाँ से, तो वो आता अच्छा है सुनो, एसी एक सोर्स। सेकंड एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। सब बच्चे सुनते रहो, ठीक है। मोनिका अगर कुछ मिस आउट करती हैं तो फिर से मैं पूछूंगा बाकी बच्चों से कि भाई इन्होंने सही बताया कि नहीं, या कुछ भूल गए तो वो चीज़ें आप ना फिर आप बताएंगे, ठीक है। बच्चे बताओ, मोनिका। यस सर। सर तो हमने अल्टरनेटिव करंट में पढ़ा था कि अल्टरनेटिव करंट आता कहाँ से है, तो वो आता है एसी सोर्स से, और वो उसका सोर्स होता है एसी जनरेटर होता है। एंड उसके बाद हमने पढ़ा था कि मतलब वो करंट कितने टाइप का होता है। एक रेजिस्टिव, प्योरली रेजिस्टिव करंट होता है वहाँ पे, इंडक्टिव करंट होता है, और साथ में प्योरली कंडक्टिव होता है ना, एक इंडक्टिव होता है। एंड इसके अलावा फिर हमने पढ़ा था कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था, एंड सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था। एंड और हमने पिछले कल हमने पढ़ा था वो फेजर और फेज डायग्राम के बारे में पढ़ा था, और साथ में क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन का पढ़ा था, और एंड ग्राफ वगैरह पढ़े थे, और क्वेश्चंस वगैरह। ठीक है। अच्छा, इन्होंने एक चीज गड़बड़ कर दी। इन्होंने बोला कि ये हमने करंट पढ़े थे, प्योरली यस इंडक्टिव सर। करंट, प्योरली रेजिस्टिव करंट। वो करंट था कि हमने सर्किट पढ़े थे? वो सर्किट पढ़े थे सर। पढ़े थे, है ना। किसी सर्किट में अगर केवल रजिस्टर जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? प्योरली रजिस्टिव सर्किट। रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रजिस्टिव सर्किट के लिए हमने तीन चीजें पढ़ी। पहला क्या, कि वोल्टेज कैसा आप इनपुट दोगे, वो तो सब में सेम था, एसी यस सोर्स। सर। उसका इक्वेशन क्या था? वी नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। और उसके बेसिस पे करंट कैसा डेवलप होगा सर्किट। सर्किट की बात करें तो उसका इक्वेशन क्या आया था? आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, है ना। फिर हमने उसमें दूसरी चीज पढ़ी कि फेज डिफरेंस क्या होता है। तो फेज डिफरेंस क्या होगा? वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल में डिफरेंस रहेगा वही कहलाएगा फेज डिफरेंस। फिर उसके बाद क्या पढ़ा? पावर इन अ प्योरली रजिस्टिव सर्किट की पावर का इक्वेशन क्या होगा। फिर क्या पढ़ा? एवरेज पावर इन अ कंप्लीट साइकिल इन अ प्योरली रजिस्टिव सर्किट की, एक कंप्लीट साइकिल में कितना पावर होगा। फिर हमने पढ़ा इंस्टेंटेनियस, पहले इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला आ गया, फिर हमने 0 to 2 पाई उसको इंटीग्रेट करके एवरेज का निकाल दिया, ठीक है। फिर फेज डायग्राम पढ़ा। तो ये 4-5 चीजें हमने एक एक सर्किट के लिए पढ़ ली। फिर सेकंड सर्किट कौन सा था बच्चे, बताओ अनम्यूट करके। प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में फिर हमने ये सारी पांचों की पांचों चीजें पढ़ी है ना, कि करंट कैसा रहेगा, फेज डिफरेंस कितना रहेगा, उसके बाद एवरेज पावर क्या रहेगी, इंस्टेंटेनियस पावर क्या रहेगी, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई उसके अंदर ये फेजर डायग्राम कैसा रहेगा। फिर लास्ट में पढ़ा मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ इंडक्टर, है ना। रजिस्टर में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ना मैग्नेटाइजेशन होता है ना रजिस्टर चार्ज होता है। रजिस्टेंस को जितना आप वोल्टेज दो उसके अकॉर्डिंग वो करंट फ्लो कराएगा और पावर डिसिपेट कर देगा, है ना। बट
इंडक्टर में क्या हुआ, इंडक्टर मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है, तो फिर हमने उसका मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स देखा ओवर अ कंप्लीट साइकिल। 0 से 2 पाई में हमने देखा, उसको 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, 0 to π/2 π/2 to π, है ना, ऐसे हम बढ़ते गए और हमने हर एक पार्ट में ये देखा कि यार ये कैसा बिहेव करेगा। तो दैट वाज चार्जिंग एंड मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडक्टर। फिर थर्ड सर्किट कौन सा था बच्चे? प्योरली कंडक्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, है ना, जिसमें केवल और केवल एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ था एसी सोर्स के साथ। तो वहां पे क्या देखा हमने? हमने देखा कि वहां पे करंट लीड कर रहा था कि वोल्टेज, बताओ? करंट लीड कर रहा था, π/2 के फेज से करंट लीड कर रहा था। ओके, और कैपेसिटर क्या? फिर हमने वही चीजें देखी भाई, करंट का फॉर्मूला, उसके बाद पावर कैलकुलेशंस, और उसके बाद फेज डायग्राम, और उसके बाद चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की, कैपेसिटर कैसे चार्ज होगा कैसे डिस्चार्ज होगा। अच्छा, इसके अलावा हमने एक आरएमएस करके चीज पढ़ी थी। यस सर। तो सभी के सभी सर्किट्स में एक, जैसे जब भी एसी सोर्स होगा तो एसी सोर्स को अगर डीसी की इक्वेशंस में यूज करना है ना एसी सोर्स की वैल्यूज को, तो हम एक वैल्यू कंसिडर करते हैं जो उसका डीसी इक्विवेलेंट होता है, सम सॉर्ट ऑफ एवरेज बोल सकते हो कि एवरेज टाइप का है ना, कि एवरेज वोल्टेज कितना रहेगा एवरेज करंट, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली एवरेज, इट इज रूट मीन स्क्वायर्ड। तो जो रूट मीन स्क्वायर्ड बात है ना, वो खुद ही क्या होता है कि उसका मीन लो, उसको स्क्वायर करो, उसका अंडर रूट कर दो, मीन लो, ऐड करो सभी को स्क्वायर करके और फिर अंडर रूट कर दो, रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू, है ना। तो ये हमने कैलकुलेशन किया और क्या आया था इसका आंसर बच्चे? पीक वैल्यू का कितना परसेंट होता है? 70%। 70%, है ना, 0.707, या उसको बोलते हैं 1/√2 टाइम्स 1/√2। देखो ये भी बात याद रखना, हमने शायद ये बात मिस कर दी क्या, कि अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ समथिंग दे रखा हो और आपको आरएमएस निकालना है तो क्या बताया था? 0.707 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू, ठीक है। और इसी को ये भी बोल सकते हैं कि पीक वैल्यू का 1/√2, यानी पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड कर दो, तो 1/√2 कुछ नहीं होता, 1/√2 इटसेल्फ इज 0.707, ठीक है। तो ये बात किसके बारे में पढ़ी थी? आरएमएस के बारे में, ठीक है। उसके बाद अब क्या पढ़ेंगे? कल बताया था लास्ट में, क्या पढ़ने वाले हैं? एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट, है ना। तो सीरीज एलसीआर सर्किट पढ़ने वाले हैं, सीरीज एलसीआर सर्किट। अब नाम से आपको पता चलेगा बच्चों, ठीक है। देखो, आर किसके लिए था? रेजिस्टेंस किसके लिए था? रेजिस्टिव सर्किट के लिए, ठीक है। एल किसके लिए था? इंडक्टिव सर्किट, और सी किसके लिए था? कैपेसिटर। तो अब तक हमने ये तीनों सर्किट अलग अलग पढ़े थे, ठीक है। अब क्या करेंगे? इनको सीरीज में जोड़ देंगे। किस किस को? एक इंडक्टर को, एक कैपेसिटर को और एक रजिस्टर को, तीनों को सीरीज कनेक्शन में जोड़ देंगे और फिर उस पर क्या लगाएंगे? एसी पावर सोर्स लगाएंगे और फिर हम उसको देखेंगे कि वो सर्किट कैसा बिहेव करेगा, ठीक है बच्चे। तो सिंपल है, जो चीजें अब तक पढ़ी केवल वैसा ही रहेगा। अब तक हमने इंडिविजुअल सर्किट लिए थे, एक बार रजिस्टर लिया था खाली, एक बार इंडक्टर अकेला लिया था, एक बार कैपेसिटर अकेला लिया था, बट अब हम इन तीनों को ही सीरीज में जोड़ देंगे। किसके साथ? एक एसी पावर सोर्स के साथ, ठीक है बच्चे। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू बी लर्निंग टुडे, ठीक है। ये हम आज सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर वही है कि इसका फेजर डायग्राम देखें कैसा रहेगा। फेजर डायग्राम सॉल्यूशन का मतलब क्या है? करंट की इक्वेशन क्या होगी, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा, फेज डायग्राम क्या होगा, वो सभी चीजें पढ़ना, उसी को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द सर्किट, ठीक है। फिर इसका एनालिटिकल सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। और इतने में हमारा आज का टाइम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में इसका रेजोनेंस पढ़ाऊंगा कि रेजोनेंस क्या होता है, उसकी चीजें कैसे बिहेव करती है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सर्किट कैसा होगा और उसके बाद देखेंगे फेजर डायग्राम सॉल्यूशन ऑफ द सीरीज एलसीआर सर्किट। तो अब इस सर्किट में बच्चे वो सारी नॉलेज इस्तेमाल होगी जो अब तक हमने सीखी है, ठीक है। तो मैं आपको है ना छोटे छोटे कंसेप्ट चेक क्वेश्चंस पूछता रहूंगा और आप लोग आंसर करते जाएंगे। तो आप जब तक बोलते जाएंगे आंसर, तो आपको भी पता चलता जाएगा कि हाँ भाई, हम वही इन्फॉर्मेशन, वही लर्निंग यूज कर रहे हैं जो हमने लास्ट क्लासेस में सीखी है, ठीक है। तो सब लोग है ना एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, छोटी छोटी चीजें बताते जाओगे और मजे मजे में हमारा ये कंसेप्ट पूरा हो जाएगा, ठीक है। यस और नो बच्चों? एग्री? यस सर। ठीक है, तो सब बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। चलिए,
अब सबसे पहले सर्किट को देख लेते हैं कि सर्किट बना कैसे। क्या आपको एक रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर दिख रहा है इसमें जुड़ा हुआ? ये Yes, रजिस्टर sir. है, इंडक्टर है। यस सर। इनका कनेक्शन बताओ, सीरीज है कि पैरेलल है? सीरीज। है ना, ऐसा कनेक्शन सीरीज ही तो होता है कि एक का एंड दूसरे के स्टार्टिंग से जुड़ जाए, है ना, तो ये सीरीज कनेक्शन है। दीज आर 3 डिवाइसेस कनेक्टेड इन सीरीज। और ये किसके साथ जोड़ दिए मैंने? एक एसी पावर सोर्स के साथ। एसी पावर सोर्स कैसे पता चला? V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है समय के साथ, इसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है। और साइन फंक्शन है तो डायरेक्शन भी चेंज होगी, एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन, दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन, तो अल्टरनेट करेगा। वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज भी अल्टरनेट करेगा एंड एज ए रिजल्ट करंट इन द सर्किट भी अल्टरनेट करेगा। हेंस वी कैन से कि ये क्या है? अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ पावर है। राइट बच्चे? ठीक है, Yes, sir. समझ आ गया हमें। हमने सर्किट देख लिया। अब हम क्या करेंगे? वी विल ट्राई टू यूज द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, है ना, किरचॉफ लूप लॉ, केवीएल लूप लॉ, वही बोलते थे ना। पहले क्या करते थे? इंडिविजुअल सर्किट के लिए करते थे कि भाई एक जैसे एक सर्किट बना ही देते हैं ना। अगर हम बात करें रजिस्टिव सर्किट की, तो हम क्या बोलते थे कि यार एक रजिस्टिव सर्किट है, इसके ऊपर एसी पावर सोर्स जुड़ा हुआ है। अब ये जितनी वोल्टेज डेवलप करेगा वही वोल्टेज ड्रॉप किस में हो रही है? रेजिस्टेंस में। यही बोलते थे ना, बिकॉज देयर वाज ओनली वन डिवाइस कनेक्टेड। ठीक है, अब क्या बोलेंगे कि वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द AC source is equal to voltage drop across all these 3 devices। सीरीज में यही होता था ना कि वोल्टेज ड्रॉप, मान लो अगर मैं बोल दूं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस? VR, कि इतना वोल्टेज ड्रॉप हुआ रजिस्टर के। ठीक है, इंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप हुआ VL के बराबर, और कैपेसिटर में वोल्टेज ड्रॉप हुआ VC के बराबर। ठीक है, अब क्या हम बोल सकते हैं, सीरीज सर्किट को याद करें करंट इलेक्ट्रिसिटी में से, तो क्या हम बोल सकते हैं कि वोल्टेज सप्लाइड बाय द एसी सोर्स इज इक्वल टू VR प्लस VC प्लस VL। क्या हम ये बात बोल सकते हैं? Yes, sir. सर्किट के अंदर मैंने आपको 3 बातें बताई थी ना बच्चे, कि वोल्टेज ड्रॉप होगा जो इंडिविजुअल कंपोनेंट के, या इंडिविजुअल रजिस्टर्स बोल रहे थे ना उस टाइम, तो हम रजिस्टर्स देख रहे थे खाली, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम 3 अलग अलग डिवाइसेस देख रहे हैं। तो इन ये क्योंकि सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उनका सम विल बी इक्वल टू द वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द एसी पावर सोर्स एट दैट टाइम, है ना। किसी समय की बात हो रही है। अब देखो, मुझे एक बात सब लोग है ना सोच के बताओ कि एसी सर्किट के अंदर जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो किसी गिवन टाइम पे कर रहे हैं कि कांस्टेंट रहती है हर समय वो वैल्यूज? गिवन टाइम पे। क्यों? क्योंकि वोल्टेज सोर्स की खास बात क्या है कि भाई वोल्टेज जो एसी सोर्स की खास बात क्या है कि वहां पर करंट और वोल्टेज हर समय बदलता जाएगा। तो हम जब भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो एट ए गिवन वैल्यू ऑफ टी कर रहे हैं ना, तो हम इक्वेशंस तो जनरल इक्वेशंस होंगी, बट हम जब भी कैलकुलेशन हमारी एक वैल्यू निकल के आएगी वो फॉर अ गिवन टाइम आएगी, है ना। तो ये बातें ध्यान रखो। अब आप, तो ये हमारा पावर सोर्स आया, वोल्टेज का समेशन इसके बराबर होगा। अच्छा, अब मैं करंट के बारे में क्या बोलूं? मान लो कि करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में आई करंट है, तो तीनों के थ्रू सेम करंट होगा कि अलग अलग होगा? सेम करंट होगा। सेम करंट, बिकॉज़ दे आर इन सीरीज। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन बच्चे एक के थ्रू पास करेंगे वही इधर निकलेंगे, वही इधर से निकलेंगे, इनके पास दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो जब दूसरा रास्ता ही नहीं है तो क्या बोलेंगे कि केवल और केवल एक ही रास्ता है, तो करंट क्या होगा? करंट भी सेम होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि करंट थ्रू रजिस्टर, करंट थ्रू इंडक्टर, करंट थ्रू कैपेसिटर, वो क्या होने वाला है? इक्वल होगा सभी केसेस में, है ना। तीनों के थ्रू जो करंट होगा वो सेम होगा। ठीक है, चलिए अब इन्हीं बातों को लिख लेते हैं। तो जो वोल्टेज वाली इक्वेशन थी, भाई वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द एसी सोर्स इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ऑल दीज थ्री कंपोनेंट्स, उसको हम केवीएल बोल सकते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या लूप लॉ। ठीक है, तो दिस इज दैट इक्वेशन बच्चे। वोल्टेज ड्रॉप across inductor is equal to voltage drop across inductor plus voltage drop across resistor plus voltage drop across capacitor is equal to V। ठीक है, ये हो गया। अब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर वो क्या होता है? LD होता है। ये हमने इंडक्टर में पढ़ा था, कल पढ़ रहे थे ना। यस सर। Yes, sir. कि जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो किसके बराबर है? सेल्फ इंडक्टेंस इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, DI/dt।
तो मैंने VL को रिप्लेस कर दिया LDI/dt से। वोल्टेज ड्रॉप इन अ रजिस्टर क्या होता है? V is equal to IR। तो मैंने उसको IR से रिप्लेस कर दिया। और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर क्या पड़ा था? Q by C। Q is equal to CV था, तो V is equal to Q by C। तो किसी इंस्टेंट पे अगर चार्ज स्मॉल q है तो बोल देंगे ना कि उस समय कितना वोल्टेज ड्रॉप है? Q by C। C इज द C क्या है यहाँ पे? C क्या है? C है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ये कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स्ड रहेगी। तो VL को रिप्लेस किया LDI/dt से, VR को IR से और VC को Q by C से। इतना आपको यहाँ तक समझ आया है क्या हो रहा है? यस सर। अब देखो हम ये पूरा सिस्टम कर क्यों रहे हैं? हम निकालना चाहते हैं I की वैल्यू। तो क्या तुम्हें I दिखना स्टार्ट हुआ अब इक्वेशन में? Yes sir। LDI/dt यहाँ I दिख रहा है, यहाँ Q दिख रहा है। Q को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दें तो शायद करंट आ सकता है ना। तो हमें I अब धीरे धीरे दिखना स्टार्ट हो गया। चलिए अब क्या करेंगे? करंट इन ईच एलिमेंट अब लिखने वाले हैं कि भाई हर एक में हम अज्यूम कर रहे हैं एक चीज, क्या कि लेट द करंट इन द सर्किट बी IM sin ओमेगा t प्लस फाइव। ये मैंने अज्यूम कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि करंट सभी में बराबर होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा सर, सेम होगा। सेम होगा। और करंट भी साइनोसॉइडल होगा बिकॉज अल्टरनेटिंग करंट है। कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस खाली रहेगा वोल्टेज में और करंट में, कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस रहेगा। मैंने उसको बोल दिया फाई फेज डिफरेंस है ना। तो फाई एक जनरल वैल्यू है, वो निकल के आएगी। पहले हम कैलकुलेट कर रहे थे रजिस्टर में, कैलकुलेट कर रहे थे इंडक्टर में, कर रहे थे कैपेसिटर में। तो वहां पे फाई की वैल्यू क्या आई थी बच्चों? रेजिस्टेंस के केस में क्या था? 0.5 था। इंडक्टर के केस में π/2 था। और इसके केस में क्या था? कैपेसिटर में? कैपेसिटर में भी 5/2 था। ठीक है, एक में लीड कर रहा था करंट, एक में लैग कर रहा था, बट डिफरेंस इतना था। Yes sir। अब क्या बोलेंगे कि ये सीरीज LCR जो सर्किट है, इसमें जो करंट होगा दैट विल बी हैविंग अ फेज डिफरेंस ऑफ फाई विद द वोल्टेज इन द सर्किट, है ना। जो वोल्टेज और करंट है उनके बीच में क्या डिफरेंस रहने वाला है? फाई। तो अब फाई की वैल्यू निकल के आएगी डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट सिचुएशंस इन द सर्किट। ठीक है, तो लेकिन हम अज्यूम कर सकते हैं कि भाई वी कैन राइट द जनरल इक्वेशन ऑफ करंट एज दिस कि I इज इक्वल टू IM sin ओमेगा t प्लस फाइव। ये मैंने अज्यूम कर लिया। ठीक, अब क्या करेंगे? अब मुझे इस इक्वेशन में चाहिए DI/dt। तो मैं क्या करूं? डिफरेंशिएट कर लूंगा। किसको? करंट को। जो करंट की जो मैंने जनरल इक्वेशन लिया उसको डिफरेंशिएट करके यहाँ फिट कर दूंगा। IR में करंट को एज इट इज रख दूंगा। ठीक है, और बाकी अभी देखो अगले स्टेप में वैल्यूज डालते हैं। ठीक है, चलो जी। अब यहाँ तक आपको आया कि भाई जनरल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब इसके बाद ना नेक्स्ट स्टेप बाद में दिखाएंगे आपको। चलिए नेक्स्ट स्टेप बाद में दिखा देंगे। पहले फेजर डायग्राम, ये जो करंट की वैल्यू डिफरेंशिएट हम करने वाले हैं ये करेंगे दूसरा जो सॉल्यूशन है इसका एनालिटिकल में होता है ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन, वहां पे करेंगे। तो यहाँ पे अब आपको करंट की जनरल इक्वेशन मिल गई और ये वोल्टेज की इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अब इसको यहीं रोक देते हैं। इसके बाद इसको यूज करेंगे हम एनालिटिकल सॉल्यूशन में, जो इस फेजर डायग्राम सॉल्यूशन है उसके बाद आएगा। राइट, तो अभी पहले देखते हैं कि फेजर डायग्राम से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वी विल बी यूटिलाइजिंग द नॉलेज दैट वी हैव लर्नड कि भाई किस में करंट लीड करता है, किस में करंट लैग करता है, वो नॉलेज हम अब यूज करेंगे। ठीक है, अब वो समय आ गया जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। राइट, अब बताओ मुझे, जैसे वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस आर इज पैरेलल टू करंट। ये क्यों लिखा? बिकॉज रेजिस्टिव सर्किट में क्या डिफरेंस होता था? फेज डिफरेंस जीरो इन अ रेजिस्टिव सर्किट। तो मैंने लिख दिया कि जिस डायरेक्शन में वोल्टेज रहेगा उसी डायरेक्शन में क्या रहने वाला है? करंट। कि कौन से सर्किट के लिए? प्योरली जो रेजिस्टिव में। अब देखो LCR में जो रेजिस्टेंस है और इंडक्टर है और कैपेसिटर है, इन सब में वोल्टेज का जो फेज है ना वो अलग अलग रहेगा एट द सेम टाइम। करंट तो सेम रहने वाला है बट वोल्टेज का फेज अलग अलग रहेगा। जो भी करंट इन द सर्किट रहेगा उसी डायरेक्शन में आपका वोल्टेज रहेगा रजिस्टर में। इंडक्टर में क्या करेगा? लीड करेगा कि लैग? सर लैग करेगा। वोल्टेज लीड करेगा कि लैग करेगा? वोल्टेज सर में लीड करेगा। दोनों। बताओ, नोट्स पलट के बताओ।
तो सर क्या किस में बताना है? इंडक्टर में। इंडक्टर में सर लैग करेगा। इंडक्टर में वोल्टेज क्या करेगा? लैग करेगा। तो मान लो करंट इधर जा रहा है तो वोल्टेज क्या रहेगा? नीचे की तरफ। और इधर करंट कैपेसिटर में लीड करेगा वोल्टेज। ठीक है, तो ये है ना। अभी डायग्राम यहाँ मत सोचो कि सर सर्किट में तो वोल्टेज उधर फ्लो रहेगा या क्या रहेगा। बस वी आर अभी फेजर डायग्राम के लिए बात कर रहे हैं। फेजर डायग्राम में अगर करंट जिस डायरेक्शन में, तो रजिस्टर में वोल्टेज का डायरेक्शन वही रहने वाला है। इंडक्टर में लैग करेगा और कैपेसिटर में लीड करेगा। अभी दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशंस एक ही साथ होंगी सर्किट में। तो चलो, हाँ जी सर ये जो लैग करेगा ये तो वोल्टेज प्योरली कैपेसिटर में लैग करेगा ना? प्योरली कैपेसिटी में लैग करेगा। इक्वेशन देखो तुम, नोट्स पलटो और इक्वेशन इसमें नहीं है, आगे अपना ये है ना, सॉरी, हाँ इसी में है। प्योरली कैपेसिटिव में प्योरली कैपेसिटिव में करंट लीड कर रहा है। ठीक है बच्चे, तो करंट Yes, लीड कर रहा sir. है इसका मतलब वोल्टेज क्या करेगा? लैग लैग करेगा। करेगा। सही बात है। तो अगर करंट लीड कर रहा है तो वोल्टेज लैग करेगा। देखो यहाँ से जिनको कंफ्यूजन है वो देख लो। अगर करंट जो है आपका π/2 फेज आगे है, कैसे कैलकुलेट करते थे? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर ये आगे है तो वोल्टेज क्या है फिर? पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे सेम फेज रहेगा, इसमें लैग करेगा और यहाँ पे इंडक्टर में लीड करेगा। ठीक है, चलिए तो ये अब लिख लेते हैं। तो वोल्टेज इन द VL इज द वोल्टेज अक्रॉस L एंड π/2 अहेड ऑफ I। ठीक है, तो वोल्टेज क्या कर रहा है यहाँ पे? वोल्टेज इज π/2 अहेड ऑफ करंट। किसमें? इंडक्टर में। तो इंडक्टर में वोल्टेज लीड कर रहा है बाय फेज ऑफ π/2। ठीक है, अब कैपेसिटर में क्या करेगा वोल्टेज? कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करेगा π/2 करंट से, यानी π/2 बिहाइंड करंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पता है। और तीन फॉर्मूला हमें पता है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या है? IR। वोल्टेज ड्रॉप इंडक्टर अक्रॉस इंडक्टर क्या है? I इंटू इंडक्टिव रिएक्टेंस। और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर क्या है? I am into XC. I इंटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, अब अगर ये तीनों फॉर्मूलाज है, अगर हम मैक्सिमम वैल्यू के लिए बात करें कि भाई वोल्टेज मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो वहां पे करंट की मैक्सिमम वैल्यू लिख दोगे। अगर जनरली बात करें तो मत लिखो, दोनों में से हटा दो मैक्सिमम। ठीक है, तो ये रिलेशन आपके तीनों वैलिड है और ये हमने पहले देख चुके हैं। ठीक है, अब इनको यूज करेंगे किसमें? वोल्टेज वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो वोल्टेज की इक्वेशन में हम डाल देते हैं इनको। तो मैग्नीट्यूड जो है, इक्वेशन क्या आती है हमारी? VR प्लस VC प्लस VL इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो अगर मान लो ये इस फेज डायग्राम को तो छोड़ दो, एक और डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ। ये डायरेक्शन है करंट का, तो रेजिस्टेंस का जो रजिस्टर में वोल्टेज होगी उसका डायरेक्शन भी यही रहेगा, राइट? कैपेसिटर में वोल्टेज रहेगी वो लैग करेगी, कैपेसिटर में वोल्टेज क्या करेगी? लैग करेगी। और इंडक्टर में क्या करेगी? लीड करेगी। किससे? करंट से। और फेज डिफरेंस कितना रहने वाला है दोनों ही में? π/2 का। एक में पॉजिटिव π/2 और एक में नेगेटिव। तो क्या आपको लगता है कि वोल्टेज इन इंडक्टर एंड वोल्टेज इन कैपेसिटर हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए? यस सर। भाई एक तो आपका करंट को π/2 से लीड करेगा और दूसरा π/2 से लैग करेगा, तो VL एंड VC आर गोइंग टू बी ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों में हमेशा, राइट? तो ये क्या करने वाले? एक दूसरे के इफेक्ट को कंप्लीमेंट करेंगे कि सप्लीमेंट करेंगे? ये एक दूसरे को असिस्ट करेंगे कि कैंसिल आउट करेंगे? कैंसिल आउट। तो एक ये आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा।
ये लिख दिया VL VC सेम लाइन ऑफ एक्शन में होंगे एंड अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ये देखो आप, ठीक है, हो रहा है। अब मैं इसमें वैल्यू डाल रहा हूँ, किसमें? फेजर डायग्राम में। फेजर डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करने वाले बच्चे, यहाँ से आपको समझ आएगा नहीं वैसे इधर से, बट यहाँ से आपको एक चीज मिलेगी कि जो भी वोल्टेज रहेगा, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, उससे हमेशा 90 डिग्री पे रहने वाला है कौन? वोल्टेज इन कैपेसिटर एंड वोल्टेज इन इंडक्टर, ये 90 डिग्री पे रहेंगे, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट रहेगा, इफ आई नीड टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट वोल्टेज इन द सर्किट, रिजल्टेंट वोल्टेज इन द सर्किट, तो कैसे निकल सकती है, दैट आई कैन फाइंड आउट। अभी इसको ना यहाँ छोड़ दो, इधर छोड़ दो, ऊपर वाले में बनाते हैं क्योंकि ये थोड़ा टिल्टेड डायग्राम है, आपको समझ नहीं आएगा। इसमें बताओ कि अगर VL बड़ा है, मैं अजम्पशन ले रहा हूँ कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर इज ग्रेटर देन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, तो क्या इनका जो रिजल्टेंट आने वाला है वो नेट उसकी वैल्यू ऊपर की तरफ होगी? यस सर। यस सर। इसकी वैल्यू, ये रेड, ये ब्लू कलर, सॉरी येलो कलर का एरो बनाया मैंने, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है? VL माइनस VC। VC। VL बड़ा है, VC छोटा मान लेते हैं कि भाई VC का मैग्नीट्यूड छोटा है, इसको ड्रॉ भी छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। तो जो येलो कलर का आपको दिख रहा है वेक्टर, दैट इज VL माइनस VC, और VR जो वेक्टर है दैट इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर। अब मैं इन दोनों वेक्टर्स को अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, टू फाइंड आउट द नेट वोल्टेज ड्रॉप या नेट वोल्टेज इन द सर्किट। तो इनमें दोनों को अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। रेजिस्टेंस को मैं एज इट इज रख दूं, दिस इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर। और दूसरा वेक्टर कौन सा है? VL माइनस ज्वाइन करते हैं ना, टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट वी ट्रांसलोकेट द वेक्टर जस्ट टू ज्वाइन देम हेड टू टेल। तो ये येलो कलर का क्या है? VC। आवाज आ रही है बच्चों? सर यस सर। थोड़ा डिप आया नेटवर्क में, ठीक है। तो VR था आपका और ये VL माइनस VC आ गया। अब मुझे क्या करना है? आई नीड टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट वोल्टेज या वोल्टेज इन द सर्किट। तो वो क्या आएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट, दोनों का क्या, तीनों का आ रहा है ना, तीनों का रिजल्टेंट, एंड दैट इज द वोल्टेज इन द सर्किट। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूँ मैं। हाउ कैन आई फाइंड आउट दैट? क्योंकि मुझे पता चला कि यार एक वोल्टेज, देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लासेस में सीखा कि क्या होगा कि वोल्टेज अगर सर्किट में करंट आई डायरेक्शन में है, एक डायरेक्शन में, तो वोल्टेज इन द रजिस्टर उसी डायरेक्शन में होने वाला है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। वोल्टेज इन द इंडक्टर विल लीड द करंट बाय π/2 फेज। वोल्टेज इन द कैपेसिटर विल ऑलवेज लैग द करंट बाय π/2 फेज। तो एक लीड करेगा π/2, एक लैग करेगा, तो ये इसकी वजह से हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने वाले हैं। VL एंड VC आर ऑलवेज गोइंग टू बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर मैं अजम्पशन लेता हूँ कि भाई VL आपका बड़ा है मैग्नीट्यूड में और VC इज स्मॉल इन द मैग्नीट्यूड, तो इनका रिजल्टेंट क्या आने वाला है? VL माइनस VC। अब मुझे क्या करना है? इस VL माइनस VC एंड VR का रिजल्टेंट अगर मैं निकाल लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? वोल्टेज इन द सर्किट, ठीक है। अगर ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में होते बच्चे, मान लो VR भी इधर ही होता, VC भी इधर ही होता, VL भी इधर ही होता, तो क्या करते? सिंपली ऐड कर लेते, बट ये नहीं है ना, दे आर इन सम फेज डिफरेंस। तो फेज की वजह से क्या करना पड़ेगा? इनका वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, और वो करने के लिए क्या किया मैंने? पाइथागोरस थ्योरम ये ड्रॉ कर लिया, VL माइनस VC और VR। अब क्या कर सकते हैं? हाउ कैन आई फाइंड आउट V? कैसे करेंगे बच्चे? अंडर रूट ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। स्क्वायर, अरे पाइथागोरस है ना, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, ये कर सकते हैं। तो मुझे वोल्टेज मिल जाएगा इन द सर्किट। अगर यही मैक्सिमम वैल्यूज, पीक वैल्यूज के लिए बोलूं कि ये पीक वैल्यू है, तो ये भी पीक रही होगी, ये भी पीक रहा होगा, ये भी पीक रहा होगा, पीक वैल्यूज के लिए भी कर सकते हैं, है ना। तो पीक वैल्यू किसी एक समय पे होगी, उसके अलावा एट ऑल अदर टाइम इंस्टेंट्स, ये वाला इक्वेशन। तो मतलब बात ये है कि आप पाइथागोरस यूज करके यू कैन फाइंड आउट द वोल्टेज इन द सर्किट, ठीक है। अब वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में देखते हैं। आपको फेज डायग्राम दिख गया, ये नीचे वाला डायग्राम सेम ही है, बट ये थोड़ा टिल्टेड बना हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा टिल्टेड बना हुआ है। चलिए
अब क्या कर रहे हैं, मैंने लिखा कि Vm वोल्टेज इन द सर्किट इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस Vc माइनस VL का स्क्वायर, Vc माइनस VL का स्क्वायर। यहाँ पे क्या कर लिया इसने, अजम्पशन ले लिया कि Vc इज लार्जर देन Vm। ठीक है, हम लोग क्या ले रहे थे, VL इज लार्जर देन Vc, तो यहाँ उल्टा अजम्पशन है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम हो सकता है, कभी कैपेसिटर में वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, है ना। अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू या इंडक्टर की वैल्यू इस तरीके से अरेंज्ड है कि उस केस में Vc ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं। हमने VL का यहाँ देख लिया, VL ज्यादा हुआ तो, लेकिन Vc ज्यादा हुआ तो क्या होगा, Vc पहले आ जाएगा, VL बाद में आ जाएगा। अल्टीमेटली इट इज नथिंग बट द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चे, तो हमें वोल्टेज की एक इक्वेशन मिल गई इन टर्म्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो फेज एंगल हमने एडजस्ट करके निकाल ली। अब क्या करेंगे, अब हमें पता है VR की वैल्यू क्या होगी, IMR, VC की वैल्यू क्या होगी, IM इंटू XC, VL की वैल्यू क्या होगी, IM इंटू XL, है ना। तो कैपेसिटर के साथ कैपेसिटिव रिएक्टेंस लगा दो, इंडक्टर के साथ इंडक्टिव रिएक्टेंस लगा दो, और ये तो हमें पता है V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ। ठीक है, करंट के फॉर्म में एक इक्वेशन मिल गई, तो वोल्टेज और करंट के बीच में एक रिलेशन मिल रहा है। अब देखो मैंने क्या किया, करंट को कॉमन ले लिया, तीनों में करंट आ गया, IM IM IM। ठीक है, मैक्सिमम करंट के फॉर्म में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये हो गया IM IM IM, बाहर आ गया IM, और अंदर बच गया रेजिस्टेंस स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर, XC माइनस XL का स्क्वायर। ठीक है, तो R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर, ये हमें मिल गया करंट एंड वोल्टेज के फॉर्म में एक इक्वेशन। ठीक है, अब अगर हम बात करें बच्चे अगर हम दोनों साइड अंडर रूट ले लें, इस इक्वेशन में दोनों साइड अंडर रूट ले लें, तो क्या हमें ओम्स लॉ जैसा एक इक्वेशन मिलने वाला है। अगर मैं दोनों साइड अंडर रूट ले लूं इस इक्वेशन में, लेफ्ट साइड में अंडर रूट लूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा, लेफ्ट साइड में क्या आएगा, मेरी आवाज आ रही है बच्चों ढंग से। तो लेफ्ट साइड में अगर VM स्क्वायर का अंडर रूट लूंगा, स्क्वायर रूट लूंगा, तो क्या आएगा, VM आ जाएगा खाली, है ना। और राइट साइड में लूंगा तो क्या आएगा, IM इंटू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर, ये नहीं आ जाएगा यार, IM मल्टीप्लाइड हो रहा था। तो अब देखो V इज इक्वल टू IR, इस इक्वेशन को आप कंपेयर करो V इज इक्वल टू IR से, तो तुम्हें R की जगह क्या नजर आ रहा है, R की जगह ये पूरा फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा, ये वाला सर वो अंडर रूट में जो है वो नजर आ रहा है ना, रेजिस्टेंस की जगह आपको एक ये अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर नजर आ रहा है। इफ वी ट्राई टू कंपेयर दिस इक्वेशन विद ओम्स लॉ, मैं ओम्स लॉ से कंपेयर कर रहा हूँ, इसमें आप ये मत सोचो सर वो भी R ये भी R, नहीं, ये ओम्स लॉ है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की जगह आपको ये नजर आ रहा है, तो क्या मैं लिख दूं कि इट इज रेजिस्टेंस ऑफ LCR सर्किट, यस सर, नेट रेजिस्टेंस लिख सकते हैं ना, क्योंकि इट इज प्रोवाइडिंग मी द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ के से अगर मैं कंपेयर, तो इसको मैं बोल सकता हूँ नेट रेजिस्टेंस ऑफ LCR सर्किट। इसका एक नाम भी होगा, वो नामकरण करेंगे अभी, लेकिन इस चीज को हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे करके एक नेक्स्ट स्टेप में लिख दी कि भाई करंट इज इक्वल टू VM बाय R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, तो करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चे, अब ये जो टर्म है, ये टर्म क्या कहलाती है, इसको हम Z से रिप्रेजेंट कर देते हैं या जीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो Z या जीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये टर्म क्या कहलाएगी, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द LCR सर्किट, और इसी को एक नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं क्या, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस, जैसे हमने नाम नहीं दिया था, XC क्या था, XC को क्या नाम दिया था बच्चे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XL को क्या नाम दिया था, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक उसी तरीके से LCR सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा उसको क्या नाम देंगे, इम्पीडेंस, है ना, इम्पीडेंस, और Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इम्पीडेंस की बात करें तो क्या होगा, हमेशा ये R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर होगा। अब देखो XC माइनस XL हो या XL माइनस XC हो, स्क्वायर हो गया तो क्या वैल्यू में चेंज आएगा इम्पीडेंस की, नहीं, बिकॉज मान लो अगर मैं बोल दूं कि XC आपका है 2 और XL है आपका 4, ठीक है बच्चे, अब मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, ये कंडीशन क्या है, मान लो XC छोटा हो गया ना,
और एक्सएल बड़ा हो गया, तो जो ये इधर वैल्यू आएगी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी लिख देते हैं, रेजिस्टेंस आपका है 1 ओम का, ठीक है बच्चे। अब ये सभी ओम्स में होंगे वैसे, तो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ अब जीटा की, तो एक टेम्प नॉर्मल डेमो कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो क्या लिखूं 1 स्क्वायर प्लस XC 2 - 4 का होल स्क्वायर। तो यार 2 - 4 -2 हो गया, -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4 आएगा, है ना। तो डिपेंड नहीं करता कि XC छोटा है कि XL, इसका दूसरा फॉर्मूला भी लिखोगे तो भी सेम ही बात है, XL - XC कर दो, मान लो XL - XC से कैलकुलेट करें तो क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस 4 - 2, तो ये भी सेम ही वैल्यू आ रही है ना। तो यस सर। इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट है, उसका फॉर्मूला आप ये याद कर लो, चाहे अपोजिट वाला याद है तो XL - XC भी, वो भी ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस ऑफ LCR सर्किट, ठीक है बच्चे। करंट इन द सर्किट कैसे निकालोगे, अब बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे कि करंट का इक्वेशन निकालेंगे, भाई आपने वोल्टेज का तो बता दिया सर। देखो एक बार फिर से रिकैप्चुलेट करते सारी चीजों को, जो बच्चे खो गए हैं वो दोबारा से सुनो सारी चीज। हमने स्टार्ट किया ये LCR सर्किट से, इसकी सारी बातें हमें पता थी, फिर हमने वोल्टेज ड्रॉप का इक्वेशन लिखा, क्योंकि सीरीज में जुड़े हैं तो वोल्टेज ड्रॉप ऑल द, इन सब के जो थ्रू वोल्टेज ड्रॉप होगा वो नेट वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर इंडक्टर के लिए LdI/dt लिखा, वोल्टेज के लिए IR लिखा, VC के लिए Q/C लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हमने एक इक्वेशन लिखी, ये इक्वेशन, और दूसरा करंट का एक जनरल इक्वेशन लिखा था। अब ये जनरल इक्वेशन तो हमें एनालिटिकल सॉल्यूशन में चाहिएगा, उससे पहले मैंने आपको दिखाया फेजर डायग्राम का सॉल्यूशन। तो फेजर डायग्राम में हमने देखा कि भाई करंट कहाँ लीड करेगा, वोल्टेज कहाँ लीड करेगा, और इन वोल्टेज की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द रेजिस्टेंस। फिर इस वैल्यू को हमने पुट किया एक डायग्राम के फॉर्म में, और वहां से पाइथागोरस यूज करके वी हैव ट्राइड टू फाइंड आउट द वोल्टेज इन द सर्किट, ठीक है। फिर वो वोल्टेज इन द सर्किट का इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया पाइथागोरस से। अब जो इक्वेशंस हमने इससे पिछले स्लाइड में रखी थी भाई, किसकी, वी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस IMR, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर IM × XL, ये सारी वैल्यूज रख दी। उसके बाद अंडर रूट किया दोनों साइड, और उसको ओम्स लॉ से कंपेयर करके वी हैव कैलकुलेटेड दिस इक्वेशन फॉर करंट। तो इक्वेशन फॉर करंट क्या आ गया, IM = VM/ R² प्लस XC - XL का होल स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट मिल गया आपको, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट कैन बी रिटन एज VM/इम्पीडेंस, है ना। मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछा जाए कि करंट की क्या होगी सर्किट में, LCR सर्किट में, तो आप कैसे निकाल सकते हो, वोल्टेज सोर्स का जो मैक्सिमम वोल्टेज प्रोवाइडेड है डिवाइडेड बाय द इम्पीडेंस। इम्पीडेंस बोले तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ द LCR सर्किट। तो अगर आप सबसे पहले क्या करोगे, देखोगे कि भाई रेजिस्टेंस क्या दिया है, XC क्या दिया है, XL क्या दिया है, वो तो देना ही पड़ेगा एग्जामिनर को, बिकॉज अगर ये नहीं दोगे तो पता कैसे चलेगा कि इंडक्टर क्या है, इंडक्टर की वैल्यू क्या है, कैपेसिटर की क्या है, रेजिस्टेंस की क्या है। तो जैसे ही आपको ये वैल्यू मिले तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करो, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस मिल गया, फिर देखो वोल्टेज सोर्स का इक्वेशन, वहां पे VM sin ωt मिलेगा, है ना, या VM sin ωt प्लस समथिंग मिलेगा, तो VM आपको उस इक्वेशन से मिल जाएगा। तो यू कैन फाइंड आउट मैक्सिमम करंट। तो हमें मैक्सिमम करंट इस तरीके से मिल गया सर्किट में। इसके बाद क्या बच गया, इसके बाद फेज एंगल, फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट, कि जो वोल्टेज चल रहा है सर्किट में और जो करंट है उनके बीच में फेज एंगल कैसे निकालोगे। तो वी कैन फाइंड आउट दैट यूजिंग टेंजेंट फाई, जो कि VC वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर माइनस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, ठीक है। तो VC - VL/VR, या फिर इसको दूसरे टर्म्स में लिख सकते हैं XC - XL/R, टेंजेंट फाई = XC - XL/R। ये इक्वेशन लिख लो, यहाँ से वी कैन फाइंड आउट फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो यहाँ से मुझे ये वैल्यूज मिल जाने वाली है, ठीक है। इक्वेशन लिख ली बच्चे आपने इम्पीडेंस की, और यस सर। ठीक है, चलिए अब ये जो ट्राइंगल है इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस ट्राइंगल। तो इम्पीडेंस ट्राइंगल जो है इसमें देखो रेजिस्टेंस, एक साइड तो हमेशा रेजिस्टेंस होगा और दूसरी साइड XC - XL या XL - XC होने वाला, ठीक है। जो एंगल बनेगा फेज जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी ऑलवेज द एंगल बिटवीन रेजिस्टेंस एंड द इम्पीडेंस वैल्यू। रेजिस्टेंस का डायरेक्शन कौन सा है, आर वाला डायरेक्शन कौन सा है, करंट का, और इम्पीडेंस कौन सा है, ये। इनके बीच में जो ट्राइंगल जो वो बनेगा वहां से आप निकाल सकते हो फाई एंगल, एंड दिस इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज इन द सर्किट एंड द करंट इन द सर्किट, ठीक है। अब
डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ एक्सएल, एक्सी एंड आर। आपका ना सर्किट तीन अलग अलग तरीके का होगा, ठीक है। चलो, अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस बड़ा है किससे, इंडक्टिव रिएक्टेंस से, तो सर्किट कौन सा होने वाला है, नेचर ऑफ द सर्किट इज गोइंग टू बी कैपेसिटिव इन नेचर। अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस की, तो ओवरऑल नेचर ऑफ एलसीआर सर्किट क्या हो जाएगा बच्चे, कैपेसिटिव इन नेचर, ओवरऑल नेचर, ठीक है। अगर इंडक्टर की वैल्यू ज्यादा है, इंडक्टेंस कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस की, तो फिर सर्किट का नेचर क्या हो जाएगा, ओवरऑल इंडक्टिव इन नेचर, ठीक है। ओके, और थर्ड थिंग, अगर एक्सी और एक्सएल बराबर है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर है, तो फिर सर्किट का नेचर क्या हो जाएगा, प्योरली रजिस्टिव, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके से सुनो तुम लोग। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा है तो सर्किट का नेचर क्या हो गया, क्या हो गया, कैपेसिटिव, ठीक है। और कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता था कि वोल्टेज लीड करती थी, सब करंट। तो जो फाई आएगा फेज डिफरेंस, वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। इक्वेशन क्या लिखी थी हमने, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई, अभी लिखी थी ना जनरल इक्वेशन, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो अब हमारा जो कैपेसिटिव सर्किट था उसमें क्या आ रहा था, ये फाई की वैल्यू ओमेगा टी प्लस समथिंग आ रही थी ना, बिकॉज करंट इज लीडिंग द वोल्टेज, तो फिर उसके हिसाब से फाई की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, फाई इज पॉजिटिव इफ द एग्रीगेट नेचर ऑफ द सर्किट इज कैपेसिटिव, ठीक है। अगर यही इंडक्टिव सर्किट होता तो फिर फाई की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, बिकॉज उसमें वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है। और अगर दोनों बराबर आ गए तो क्या करेंगे, जो आपका वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस कैपेसिटर है और वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस इंडक्टर है वो बराबर हो जाएंगे, है ना। तो फिर खाली जो डायग्राम बनेगा, जो ऊपर डायग्राम हमने बनाया था ये वाला, इसमें वर्टिकल एक्सिस ये क्या हो जाने वाला है, 0। तो फिर क्या बचेगा, खाली वी आर और आई आर, तो सर्किट क्या हो जाएगा, प्योरली रजिस्टिव सर्किट के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें आपको हमें समझ आ गई फेजर डायग्राम सॉल्यूशन से। हाँ जी तमनप्रीत, अब पूछो। सर गलती से हो गया। अच्छा, मुझे लगा डाउट है, ठीक है। तो इतनी बात आप सबको समझ आई, यस सर। इसमें कुछ नया लगा, यस सर। कुछ नया लगा इसमें कि कुछ हमने अलग पढ़ा है, इसमें केवल एक चीज नहीं आई बच्चे, वो आई है इम्पीडेंस, है ना। उसका कैलकुलेशन करेंगे और मोस्टली क्वेश्चन इसके आसपास ही रहते हैं, इम्पीडेंस बता दो, करंट इन द सर्किट बता दो, इक्वेशन देख के मैक्सिमम वैल्यू बता दो, आरएमएस वैल्यू बता दो, बस यही सब पूछेगा। तो ये सब आप निकाल पा रहे हो, ठीक है। अभी है ना नीट पीवाईक्यू लास्ट दिन, इसका ना जो लास्ट डे होगा क्लास का एसी का, उस दिन मैं नीट के पीवाईक्यू आपको कराऊंगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भाई आप कर पाओ। ये फेज डायग्राम जो है आर्बिट्रेरी नेचर का होगा, इसको मैं ना एनिमेशन के थ्रू आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, वहाँ देख लेना। इसका कोई ज़्यादा रोल है नहीं, यहाँ से केवल वैल्यूज निकाल ले, वो क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका कोई ज़्यादा रोल है नहीं, इसका शेप कोई ऐसा नहीं होगा, शेप चेंज होता रहेगा एक्सएल एंड एक्सी की वैल्यूज के अकॉर्डिंग। तो उसका एक वीडियो शेयर मैं कर दूंगा, वो आप देखना। उसके अलावा व्हेन वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन, तो फेज डायग्राम अगर दिया होगा ग्राफिकल क्वेश्चन, तो वहाँ से वैल्यूज कैसे देखने हैं वो मैं क्वेश्चंस के साथ आपको समझा दूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखो, ये बात आपको याद रखनी नहीं है वैसे, बट बता देता हूँ कि फेज डायग्राम का कुछ डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। तो फेज डायग्राम के बारे में क्या बोला गया यार, ये है ना इनिशियल कंडीशन के बारे में कुछ नहीं बताता सर्किट के, ठीक है, केवल इक्वेशन बता दी इसने, ठीक है। ये जनरल सॉल्यूशन भी नहीं देता, है ना, जो कि जनरल सॉल्यूशन अगर देता तो उसमें हमें ट्रांजिएंट सॉल्यूशन मिल जाता है कि टाइम के साथ चीज़ें कैसे वेरी करेंगी वो हमें पता चल जाती है, लेकिन ये टाइम के साथ वेरिएशन हमें नहीं बता रहा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, क्योंकि हमने सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने केवल ये निकाल दिया कि भाई अगर किसी टाइम पे एट एनी टाइम, या तो आप मैक्सिमम वैल्यू की बात कर लो कि मैक्सिमम करंट जिस समय होगा तो उस टाइम वीएम और ये लगा के आप कर लोगे, उसी टाइम फेज डिफरेंस बता दोगे, ठीक है। अदरवाइज किसी पर्टिकुलर टाइम पे बताया गया कि इस समय रेजिस्टेंस इंडक्टेंस ये है और उस समय वोल्टेज की वैल्यू ये है, तो करंट की वैल्यू एट दैट पॉइंट बता दो। तो ये ना केवल एक पॉइंट पे बता रहा है, पूरे
टाइम वेरिएशन के साथ ये नहीं बता रहा है, ठीक है। तो इसका दूसरा तरीका क्या है सॉल्व करने का एलसीआर सर्किट को, वो है एनालिटिकल सॉल्यूशन ऑफ एलसीआर सर्किट। तो एनालिटिकल सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, देखो ये वो इक्वेशन है वोल्टेज की जो हमने शुरू में लिखी थी बच्चों, एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू बी, ठीक है। हैवी हो रहा है क्या? हेलो, बहुत देर से सुन रहे हो, कुछ हैवी हो रहा है क्या? क्वेश्चन कराऊं एक, या No, बता sir. दूं? यस सर। हैवी हो रहा है? यस सर। No, sir. चलो कोई बात नहीं, इसको करेंगे अभी। एक क्वेश्चन कर लो इससे पहले ना, थोड़ा गैप आ जाएगा उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन कर लो, इजी क्वेश्चन है। सीरीज सर्किट हैविंग कैपेसिटर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर इंडक्टर है खाली, आप इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट निकालना है आपको। यू हैव टू फाइंड आउट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। इम्पीडेंस का फॉर्मूला लिखो बच्चे सबसे पहले। इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या है एलआरसी सर्किट में, बताओ बोलो। Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस Under root R XC square माइनस plus XL का XC होल minus स्क्वायर। XL whole square. एक्सेल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब मुझे बताओ इसमें क्या XC दिया हुआ है क्वेश्चन में? यस सर। नो Yes, sir. कहाँ दिया है? नो सर, वो कैपेसिटेंस की है। XC नहीं दिया हुआ, तो XC कैन वी कैन फाइंड आउट ओमेगा ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा C से निकाल लेंगे, ठीक है। क्या XL दिया हुआ है क्वेश्चन में? नो सर। No, sir. हाउ कैन वी फाइंड आउट ओमेगा L? ओमेगा एल। ठीक है। क्या रेजिस्टेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में? नो सर। No, sir. तो हाउ कैन वी फाइंड आउट? V by I. जीरो। फिर जो नहीं लगा हुआ, मान लो नहीं लगा होगा सर्किट में, सीरीज सर्किट है, कैपेसिटर और इंडक्टर लगा है, रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? जीरो। जीरो। करो अब सॉल्व इसको, गिव मी द वैल्यू ऑफ Z, जीटा वैल्यू, इम्पीडेंस की वैल्यू बताओ। आज मुझे उम्मीद थी कि नेटवर्क धोखा देगा, लेकिन चल रहा है सही। पहले XC की वैल्यू बताना, फिर XL की, और फिर Z की। मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यूज बता दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी होने वाला है। सर एक्सी की वैल्यू 10⁻³ आई है। XC की वैल्यू 10⁻³ नहीं बेटा, कैसे आ जाएगी? 2 पाई आ रहा है ना, 1/2 पाई इंटू समथिंग। अच्छा अच्छा। Approximate 166 point something आ रही 166। है। देखो XC की वैल्यू आ रही है बच्चों 1570, 1570 ओम्स, ठीक है। XL की वैल्यू लगभग 10 आएगी। वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या निकालोगे? XC
1 अपॉन ओमेगा, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, एफ कितना दे रखा है 50, 50. और सी कितना दे रखा है 20 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। तो ये कितना आएगा बच्चों 10 टू द पावर 6 ऊपर हो गया, और नीचे कितना हो गया 50 इंटू 200, 100 2000, ठीक है 2000 पाई, ठीक है यही होगा 2000 पाई, ठीक है। ऊपर Yes. 10 टू, अब करो इसको सॉल्व फिर, ये आपका आ जाएगा 10,000 कर लूँ ऊपर तो 5 आ गया, और ऊपर 500 डिवाइडेड बाय पाई। ओह सही कह रहे हो तुम तो, एक सेकेंड 5000 होगा कि 500 होगा, 2 पाई इंटू 50, तो 166 हाँ Yes, sir. आ रही है. सही कह रहे हो, रुको रुको कैलकुलेशन देखते हैं एक बार, 20 पाई इंटू 1/2 पाई एफ इंटू सी 20 इंटू 10 टू द पावर -6 फेराड, राइट। ये आपका हो गया 100 इंटू 2000 पाई, राइट 10 टू द पावर 6, तो 10 टू द पावर 4 को अगर हम करेंगे तो 5, हाँ ये ठीक है। कितना आ रहा है बच्चे 166, 166.6 आ रहा है। ठीक है तो ये सही आ गया तुम्हारा, सही है ठीक है। और एक्सेल बताओ, ओमेगा आपका यही हो गया 2 पाई इंटू 50 इंटू एल, एल की वैल्यू आपकी 30 इंटू 10 टू द पावर -3 है, ये कितना आएगा ये 3000, ठीक है 3 आ गया, ये 3 पाई, तो 9.42 ओम्स, ठीक है 9.42 ओम्स। एक 166.6 आ गया, एक 9.42 आ गया। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट इम्पिडेंस बच्चा, सिंपली फॉर्मूला डालेंगे इम्पिडेंस का ये वाला, और इसमें इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो ये सॉल्यूशन है इसमें फिर गलती है आई बिलीव, ये आपका जो है क्या आएगा 166.6 ओम्स, और यहाँ भी 166.6 ओम डालोगे और इसको सॉल्व करोगे, फिर सॉल्व करके क्या वैल्यू आएगी बता दो आप लोग। z इज इक्वल टू √166.6 स्क्वायर्ड माइनस, सॉरी 166 स्क्वायर में z इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 166.6 माइनस 9.4 होल स्क्वायर्ड, ठीक है। तो कुछ नहीं है यार, आपको सीधा वैल्यू ही निकालनी है इसकी, तो ज़्यादा कुछ है नहीं लेंदी। तो अंडर रूट ऑफ 166 माइनस 9.4 कितना आ रहा है बच्चों 157.18. 157.18, हाँ 18 या 2 बोल देते हैं, ठीक है। और इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 157.2 ओम्स। तो दिस इज द 157.2 ohms इज द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो सर्किट का नेट रेजिस्टेंस बोले या इम्पिडेंस बोले तो क्या हो गया 157.2 ohms, ठीक है। तो कैलकुलेशन खाली करना था। तो अगर ऐसे सबसे पहला स्टेप होगा जब भी आपका एसी सर्किट की बात होगी ना, एलसीआर सर्किट की, तो सबसे पहले इम्पिडेंस ही निकालना होगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो कैसे निकाल सकते हो, दिस इज द प्रोसेस। एक्सएल डायरेक्टली दे दिया और एक्सी डायरेक्टली दे दिया तो सब्सटीट्यूट कर दो वैल्यू, नहीं दे रखा तो ऐसे इनडायरेक्टली दिया जाएगा, जैसे आपको दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी दे दिया है ना, कैपेसिटेंस दे दिया एंड इंडक्टर का इंडक्टेंस दे दिया। तो ये सारी चीज़ें आप सब्सटीट्यूट करके यू कैन फाइंड आउट एक्सएल एक्सी, और रेजिस्टेंस दिया होगा तो डायरेक्टली वैल्यू दी होगी, रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन द सर्किट, तो आर की वैल्यू फिर उसके अकॉर्डिंग रख दो। नहीं दे रखा तो 0 रखो, कैपेसिटर भी नहीं दे रखा तो क्या रखोगे, कैपेसिटर की वैल्यू 0, इंडक्टर नहीं दे रखा सर्किट में तो क्या रख दो 0 रख दो, है ना 0. लेकिन है ना मैं आपको बताऊं एक्सएल और एक्सी के बिना इस एलसीआर सर्किट का कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, वो हमें समझ आएगा रेजोनेंस पढ़ेंगे तब, कि अगर कैपेसिटर नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है, इंडक्टर नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है इस सर्किट का, बिना रेजिस्टेंस के फिर भी एक बार देखा जा सकता है ना, तो ठीक है। तो प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में आपको एक्सएल एक्सी मिलेगा ही। चलिए अब वापिस आते हैं किस चीज़ पे, एनालिटिकल सॉल्यूशन। फटाफट देख लो इसको एक बार, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे नहीं क्योंकि स्टेप्स हैं ना थोड़े टफ हैं और हमारे किसी काम के भी नहीं है। तो बच्चों ये इक्वेशन थी एल डी आई बाई डी टी,
ठीक है। इसको Vm sin थीटा, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन लिख रखी है। एसी सोर्स ने जो वोल्टेज दी वो बराबर किसके होगी, तीनों ही कंपोनेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके बराबर लिख दिया। ठीक है, अब मुझे पता है करंट इज इक्वल टू dq बाई dt होता है। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज with respect ठीक है। चार्ज तो di बाई dt निकालने लगे तो क्या होगा, di बाई dt को कैन आई राइट d स्क्वायर q बाई dt स्क्वायर, है ना। करंट क्या था, dq बाई dt था, तो di बाई dt निकालोगे तो d स्क्वायर q बाई dt स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें इक्वेशंस में वैल्यू रख देंगे। di बाई dt की जगह मैंने रख दिया d स्क्वायर q बाई dt स्क्वायर, यानी सेकंड डिफरेंशियल ऑफ चार्ज, राइट। करंट की जगह जो i वैल्यू थी उसकी जगह dq बाई dt रख दिया, और बाकी एज इट इज छोड़ दिया q बाई c vm sin ओमेगा t। ठीक है, अब मैं क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, अब मैं चार्ज की मदद से करंट का इक्वेशन निकालना चाह रहा हूँ। चार्ज का एक जनरल इक्वेशन एज्यूम करेंगे जैसे हमने करंट का किया कि चार्ज इन द सर्किट क्या होगा, qm sin ओमेगा t प्लस थीटा। ठीक, फिर dq बाई dt निकाला फर्स्ट डिफरेंशियल, फिर सेकंड डिफरेंशियल निकाला। ठीक है, इस डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई जरूरत भी नहीं है इसको समझने की। इसके बाद क्या करा, सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन द वोल्टेज इक्वेशन। वोल्टेज इक्वेशन कौन सी थी, ये इक्वेशन, ये भी वोल्टेज इक्वेशन है। कौन सी वाली, जिसमें हमने चार्ज की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर ली। इस इक्वेशन में डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर का और डी क्यू बाई डी टी की वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूट करके फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, फिर एक्स सी को 1/ओमेगा सी रखेंगे, एक्स एल को 1/ओमेगा एल रखेंगे। ये सारे करने के बाद आप यहाँ पहुंच जाओगे, दिस इज द वोल्टेज इक्वेशन आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। ठीक, इसके बाद क्या करना है, रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस cos फाई होता है, ये रिलेशन रखा। XC माइनस XL ये साइन फाई होता है। कहाँ से आ रहे हैं, फेज डायग्राम से, जो पहला फेज डायग्राम था वहां से आ रहे हैं रिलेशंस। तो इनको रखने के बाद फिर आपको एक इक्वेशन मिलने वाली है ये चार्ज की फॉर्म में, चार्ज और वोल्टेज QM ओमेगा Z cos ओमेगा t प्लस थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा t। इसको कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा जो कि होगा ये वाला, IM इज इक्वल टू VM बाई Z, जो कि पहले आया था। ठीक है, करंट का इक्वेशन IM साइन ओमेगा t प्लस फाई, और टेंजेंट फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC बाई R। ठीक है, तो ये हमें फॉर्मूला, सेम फॉर्मूलाज मिले हैं बट इट इज विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये ट्रांजिएंट वैल्यूज को भी बता पाएगा क्योंकि हमें यहाँ पे चार्ज की वैल्यू पता रहेगी। dq बाई dt हम निकाल रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, बाकी वी विल बी अंडरस्टैंडिंग मोर बाय डूइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको पता है कि करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, तो Z रखो यहाँ पे सर्किट में। I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा t प्लस फाई, फाई कैलकुलेट कैसे करोगे, tan इनवर्स ऑफ XC माइनस XL बाय R। तो जब आपको XL XC और R की वैल्यू पता होगी तो tan इनवर्स XC माइनस XL बाय R कर दो, तो आपको वोल्टेज एंड करंट के बीच में फेज डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स जो भी हो, मान लो एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, कैलकुलेट करना है। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन देखते हैं। वोल्टेज सोर्स मैंने अगर आपको दे दिया VM साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 3, ये वोल्टेज सोर्स लगाया गया है। ठीक है, करंट की वैल्यू बतानी है आपको, और मैं बोल देता हूँ फाई जो आएगा आपका कैलकुलेट होके वो tan इनवर्स समथिंग आ रहा है ना, तो tan इनवर्स XL और XC की वैल्यू जो है वो आपकी आ गई, मान लो XC की वैल्यू है 2, XL की वैल्यू है 1 और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1। ठीक है, तो XL XC और 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका फाई कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ पे XC अगर क्वेश्चन में 2 दिया है, XL दे रखा है 1 और R दे रखा है 1, तो आपने तीनों वैल्यू डाली, 2 माइनस 1 बाई 1 क्या आएगा बच्चे, tan इनवर्स 1 कब होता है 45 45 को अगर रेडियंस में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 5/4 पाई बाई 5/4, yes sir 5/4 Yes, लिखोगे ना भाई। पाई बाई 2 90 होता है, 45 क्या होगा पाई/4। तो अब बताओ कि फेज डिफरेंस कितना हो गया फिर, पाई/4। 5/4 तो करंट की इक्वेशन 5/4 लिखने लगे, IM इज इक्वल टू, IM हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, कैसे कैलकुलेट करोगे IM, IM इज इक्वल टू VM बाय Z। ठीक है, Z कैलकुलेट करो सबसे पहले, इन तीनों वैल्यू से Z निकल सकता है, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट sir. करो, IM की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। IM की वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद अब इक्वेशन लिखूंगा, क्या लिखूंगा, साइन क्या ओमेगा लिखूंगा t बच्चे,
बताओ साइन प्लस 5 ओमेगा sin टी ओमेगा टी ओमेगा प्लस टी प्लस पाई बाय 4 पाई बाई ये तो फेज देखो पाई बाई 3 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 तो वोल्टेज का ही हो गया। अब करंट के अंदर फाई ऐड करना है ना, और यस करंट के सर अंदर फाई ऐड यस करना है। सर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक्सी देखो सबसे ज्यादा है, तो आपका कौन लीड करेगा? करंट लीड करेगा। ठीक है, यस सर तो क्या करें अब? क्या कर दूं पाई बाय फेज को? प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई पाई बाई बाई। ठीक है, तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 4 को चाहे इकट्ठा करके लिख दो या फिर ऐसे ही रहने दो, तो आपको करंट का इक्वेशन ऐसे मिल जाएगा अगर वोल्टेज इक्वेशन दे रखा है और ये सारी वैल्यूज दे रखी है। तो एक डमी कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखा दिया, बाकी आप क्वेश्चन से समझोगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने कर दिया मेरे लिए इम्पिडेंस कैलकुलेशन का। एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर देखेंगे आगे। अच्छा, इसमें है नहीं वो क्वेश्चन, रेजोनेंस के बाद आएगा। तो अभी जो है यहाँ तक इम्पिडेंस कैलकुलेशन हो गया है, बाकी करंट और इसका कैलकुलेशन अगली क्लास में क्वेश्चंस के साथ करेंगे, पीवाई के साथ। ठीक है, तो ये रेजोनेंस समझा के फिर इसके बाद में है क्वेश्चन कुछ, अगर बोलो तो अभी करा देता हूँ एक क्वेश्चन में। रुको, रेजोनेंस, अभी इसमें रेजोनेंस का भी कंसेप्ट आ रहा है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इम्पिडेंस कैलकुलेशन का आपको समझ आ गया है। अब अगर इसमें डाउट है तो पूछ लो क्विकली, नहीं तो फिर हम ना M1D पे जंप करते हैं, टाइम हो गया बच्चों उस चीज़ के लिए। बताओ, इसमें डाउट है आपको जो आज अभी बताया है? नो सर तो बच्चे इसमें ना बहुत इजी होगा। काजल को स्क्रीन शो नहीं हो रही, बाकी सबको हो रही है बच्चों? यस यस सर सर काजल बेटा ड्रॉप करके फिर से ज्वाइन करो, है ना? तो ये जो है आपको समझ आ गया। इसमें बेसिकली इक्वेशंस का यूज़ है, ये सारी इक्वेशन अगर आपको याद हो गई। इसके बाद रेजोनेंस थोड़ा बहुत बताऊंगा वहाँ पे, और फेज डायग्राम के लिए आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा, तो बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे तो उससे सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा। राइट, चलिए अब जो है M1D, अब कल जैसे बच्चे भग गए थे ना, आज कोई नहीं भगेगा, सबको क्वेश्चन करने हैं, नहीं तो 4 अगस्त में फिर आप बेकार परफॉर्म करोगे, हमारा भी नाम खराब करोगे तुम लोग, है ना, कि सर आप बेकार सर अभी हाँ, सर यहाँ पे क्वेश्चंस हो जाते हैं, टेस्ट में क्यों नहीं होते? क्यों? यहाँ मैं कराता रहता हूँ ना, आप तो आप प्रैक्टिस करते तो हो जाते हैं। इस बार टेस्ट में किस बच्चे को हिंदी से दिक्कत आई है? हिंदी से प्रॉब्लम कितने बच्चों को आई है? एंट्रीज करो एक बार हिंदी में जो एग्जाम। अच्छा, तो कितने बच्चों को फायदा हुआ है? नीचे कर लो, जिनको हिंदी से दिक्कत आई वो सारे हाथ नीचे कर लो, जिनको फायदा हुआ हिंदी देख के। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने तो दिया ही नहीं एग्जाम, है ना, कि सर हमें क्या पता हिंदी थी कि इंग्लिश था, क्या था, है ना। कोई तो बेटा देखो, यहाँ अगर एग्जाम ये क्वेश्चन अगर आपके पीवाईक्यू हो जा रहे हैं तो आप अच्छा ही स्कोर करोगे, टेंशन मत लो। ठीक है, और एग्जाम में भी आपको कोशिश करनी है कि मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से करने हैं। ठीक है, और बाकी बताएंगे आपको कि और क्या दिक्कत है। तमनप्रीत, आपका पेपर देखना पड़ेगा, उसके लिए मैं देख के आपको कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, ओके, चलिए अब बच्चे इससे ऊपर वाले क्वेश्चन हमने कर लिए थे, अब है ना हम रैंडमली कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। चलिए जितना हम कर पाए 15-20 मिनट में उतने क्वेश्चन यहाँ से कर लेंगे। चलिए, तो टर्म्स रिलेटेड टू मोशन में ये तो हमने इस तरीके का क्वेश्चन तो हमने कर लिया एवरेज स्पीड का। तो उसके बाद ये क्या बोल रहा है, मूविंग इन एन एक्सेलरेटर, हाँ ये कर लो यार, लेकिन ये 2 जगह पे है क्वेश्चन। चलो इसको, ये दिख पा रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 2? ऐसे दिख पाएगा? नहीं यस दिखेगा, सर नहीं दिखेगा, कैसे पढ़ोगे फ़ोन की स्क्रीन? नहीं दिख रही है नहीं दिख रहा ना, ठीक है, रुक जाओ, उसके सिमिलर दूसरा क्वेश्चन पकड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करो, थोड़ा डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, ये करो। if the velocity of a particle is this where a and b are constant then the distance traveled by it between 1 second and 2 second, तो 1 और 2 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? कैलकुलेट करो ये सब बच्चे।
सर आ गया आंसर। तमनप्रीत आप भी बता देना, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ ना, आपने ट्राई किया था तो बता सकते हो। यस सर, ओके सर। क्वेश्चन को डेफिनेटली फिर कर लेंगे यहाँ पे। जिन बच्चों ने कुछ किया है उनको फायदा तो हो। आंसर आया बच्चों, कैसे करोगे इसको? सर इंटीग्रेट करके। इंटीग्रेट करेंगे सिंपली। आपको क्या दिया, वेलोसिटी इक्वेशन दे रखा है, तो आपको पता है v इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, v इज इक्वल टू dx बाई dt। dt। तो आपको dx निकालना है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस Changing डिस्प्लेसमेंट। करोगे। dx इज इक्वल टू v dt। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन कर दो बिटवीन लिमिट्स t1 एंड t2, 1 से 2। ठीक है, तो 1 से 2 ये लेफ्ट साइड इंटीग्रेट होगी तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन t इक्वल्स टू 1 सेकंड एंड 2 सेकंड। और राइट साइड जो है इसमें क्या आ जाएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी फंक्शन। ठीक, कैसे करोगे बच्चों? ये स्टेप लगा देते हैं, यहाँ तक आ गए ना। ये रहा कि हम क्या इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको। ठीक है, इंटीग्रेशन किया, यहाँ तो आपको डिस्टेंस कवर्ड आ गया, राइट साइड में आपने इंटीग्रेशन किया, तो आपकी इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन इज टी प्लस बी टी स्क्वायर। कितना था इक्वेशन? AT प्लस BT स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करेंगे टाइम के साथ तो क्या आने वाला है, x इज इक्वल टू आएगा ए प्लस टू AT बी स्क्वायर टी बाई 2 प्लस BT 3। ठीक है, बी। इसको स्क्रीन क्या है सर आवाज नहीं आ रही। नहीं हो रहा, रुक जाओ बच्चे, थोड़ा वेट करते हैं, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, तो AT स्क्वायर बाय प्लस BT क्यूब बाय 3 ये हमारे को मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। इसमें लिमिट डाल दो, तो लिमिट डालने के बाद क्या होगा, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर या 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब। वैल्यूज कैलकुलेट करे हुए a बाई 2 इंटू 4 माइनस 1 3, b बाई 3 इंटू 8 माइनस 1 7। तो आ गया आपका 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। किसी बच्चे को डाउट है तुरंत पूछो। ठीक, एक सिमिलर क्वेश्चन और आता है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4। Two cars P and Q start from a point in this at the same time in a straight line। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। Their positions are represented by, कार P जो है उसका पोजीशन का इक्वेशन दे दिया, कार Q का अलग दे दिया। ठीक है, एट व्हाट टाइम देयर वेलोसिटीज विल बी इक्वल, किस समय इन दोनों की वेलोसिटी बराबर रहेगी।
कैसे करोगे बच्चे? सर इन दोनों को पहले डिफरेंशिएट करके फिर इक्वेट कर देंगे, देखो इसमें से टाइम आ जाएगा। आपको एक कॉमन टाइम निकालना है जिस टाइम इनकी वेलोसिटी बराबर है। यार देखो कार नंबर P की वेलोसिटी कार Q के बराबर होनी चाहिए। कार P की वेलोसिटी का इक्वेशन क्या ये नहीं होगा dxp/dt, और Q की वेलोसिटी का होगा dxq/dt। दोनों को डिफरेंशिएट करो, xp को t के साथ, xq को t के साथ, दोनों को इक्वेट कर दो, फिर एक कॉमन t को एक साइड लेके t की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो dxp/dt करोगे तो a इंटू 2bt आ जाएगा, dx/dt का xq/dt करोगे तो f माइनस 2t आ जाएगा। a प्लस 2bt को इक्वेट कर दो f माइनस 2t से, यहाँ पे t एक साइड सब कॉमन ले लो और ये इक्वेशन आएगी। तो t इज इक्वल टू f माइनस a डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी प्लस 1। तो इस समय ये जो ये वैल्यू आएगी कैलकुलेट करके, एट दैट टाइम वेलोसिटी ऑफ बोथ द कार इज गोइंग टू बी इक्वल। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे कांस्टेंट है, एफ ए बी सब कांस्टेंट है, सबकी वैल्यू डलेगी जो भी वैल्यूज होंगी, तो वी कैन डेफिनेटली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी एट विच बोथ द वेलोसिटीज आर इक्वल। ठीक है, ओके जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तमनप्रीत आप बता देना अगर कोई क्वेश्चन आए तो। यस सर। ये तो आसान लग रहा है क्वेश्चन नंबर 5 तो। सर रिलेटिव मोशन वाला नहीं होता? रिलेटिव समझा देंगे। ये कर लो, एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ बच्चे, आया? सर बी ऑप्शन। यस सर। सी सी ऑप्शन सी। सी है। A body is moving its velocity 30 meter per second towards east. After 10 second, its velocity becomes 40 meter per second towards north. The average acceleration of the body is. ठीक है, ड्रॉ करो भाई, किधर से किधर चेंज हुआ है। पहले ना इस तरीके क्वेश्चन को आप इस फॉर्म में कर सकते हो आप, या तो जो आपका होता है ना, क्या बोलते हैं यार इसको, यूनिट वेक्टर के साथ वेक्टर नोटेशन में रिजॉल्व फॉर्म में लिख के कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। तो वेलोसिटी चेंज किधर हुई है, पहले अपने को डायरेक्शन ड्रॉ करना है। आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ड्रॉ कर लो, तो कैसे होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, पहले कहाँ थी बच्चे, आफ्टर पहले 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट थी, ऐसे था। उसके बाद आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, बाद में वेलोसिटी ऐसे हो गई। ठीक है, तो इनके अंदर चेंज कितना आएगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज दिस वेक्टर, ये वेक्टर। क्यों? क्योंकि अगर माइनस करोगे आप, सब्ट्रैक्ट करोगे एक दूसरे को, तो द वेक्टर विच इज द क्लोजिंग ट्राइंगल, जो इस ट्राइंगल को क्लोज करेगा, वही वेक्टर इन दोनों का डिफरेंस कहलाएगा ना, वही वेक्टर इन दोनों का डिफरेंस कहलाएगा। तो आपको ये वेक्टर निकालना है। यू कैन इजीली फाइंड इट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या आने वाला है, मैजिक ट्राइंगल है आपका 30 40 50 लेंथ आएगा इसका। ठीक, तो 50 इज दिस लेंथ। अब आपको क्या करना है, टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड और टाइम लगा 10 सेकेंड का, तो क्या आ गया, चेंज ऑफ वेलोसिटी 5 मीटर पर। 5 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, एक बच्चे ने हैंड रेज किया था, पूछो। ये किसने किया था?
ये तुम्हें समझ आया ना कैसे किया भाई हमने नॉर्थ साउथ ड्रॉ कर वैल्यू निकाल ली, चेंज इन वेलोसिटी भी निकालते आपकी तो इसको आवाज अगर क्लियर मान लो नहीं आ रही। नॉर्थ साउथ निकाल कर कम आ रही है, वॉइस ब्रेक रही है। यस यस सर। तो एक मिनट सर, रुक जाते हैं, स्क्रीन भी नहीं शो हो रही। फिर वो करो आप, हो जाएगी। बेटा मेरी आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। यस सर। यस। स्क्रीन शो, हेलो, नहीं हो रहा। हाँ करो, क्वेश्चन नंबर 9 करो बच्चे। ये रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव का कंसेप्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 9। बल बच्चों सर, स्क्रीन नहीं शो हो रही। को यार, अब आ रही है आवाज बच्चे? यस सर। यस सर। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं ना हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से गई स्क्रीन? यस सर। यस। चलो करो। Bus moving with the speed of 10 meter per second on a straight road. A scooterist wishes to overtake the bus in 10 seconds. If the bus is at a distance of 1 kilometer from the scooterist, with what speed should the scooterist chase the bus?
तमनप्रीत ये तो हो गया होगा क्वेश्चन आपसे? नो सर, सर इसका सॉल्यूशन भी नहीं समझ आया। देखो, बस मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड ऑन ए स्ट्रेट रोड, एक सीधा रोड है, पहले तो है ना डायग्राम ड्रॉ कर लिया करो अगर क्वेश्चन समझ ना आए तो। स्ट्रेट रोड है, इस स्ट्रेट रोड पे आगे आगे बस चल रही है एक, उस बस की वेलोसिटी कितनी दे रखी है बताओ? 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर 10 मीटर पर सेकंड। इसके 1 किलोमीटर पीछे एक स्कूटरिस्ट है, एक बंदा स्कूटर पे आ रहा है, कितना पीछे है? और वो 1 किलोमीटर। वो है 1 किलोमीटर दूर। और इसको ये 1 किलोमीटर का फासला कितनी देर में कवर करना है? 100 सेकंड। 100 सेकेंड्स में। तो इस स्कूटरिस्ट को कितनी स्पीड से चलना पड़ेगा? विद व्हाट स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट चेज द बस? कितनी स्पीड से इसको बस का पीछा करना पड़ेगा? तो आपको वेलोसिटी ऑफ दिस स्कूटरिस्ट बतानी है, ठीक है? अगर ये बस रुकी हुई होती बच्चों, अगर ये बस रुकी हुई होती, चल नहीं रही होती, तो कितना टाइम लगता है इसको 1 किलोमीटर कवर करने में? सॉरी, स्कूटरिस्ट को 1 किलोमीटर कवर कर, अगर अगर इस स्कूटरिस्ट को, बस रुकी हुई है, ठीक है, स्कूटरिस्ट को 1 किलोमीटर कवर करना है 100 सेकेंड्स में, तो कितना कितना स्पीड होती स्कूटरिस्ट की? 10 मीटर पर 10 मीटर। सेकंड 1000 मीटर्स कवर करने थे 100 सेकेंड में, तो कितनी कितनी वेलोसिटी से कवर हो जाता? 1000 डिवाइडेड बाय 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर बस रुकी हुई होती तो 10 मीटर बस चल रही है सेकेंड से पड़ेगा। तो स्क्रीन गई। अब आ गई? नो सर। तो 10 मीटर से चलना पड़ता अगर बस रुकी हुई रहती है ना, अगर बस रुकी हुई रहती तो 10 से चलना पड़ता, और अगर बस 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो ऐड कर ऐड करेंगे बस की वेलोसिटी कर दो, ठीक है? तो आंसर आएगा 20 मीटर। अब जिनको समझ नहीं आया उनको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। मान लो हमें कोई फासला कवर ही नहीं करना, हमें ये डिस्टेंस कवर ही नहीं करना, हमें इससे 1 किलोमीटर पीछे चलते रहना है, इस बस से 1 किलोमीटर पीछे चलते रहना है, तो कितनी वेलोसिटी से चलते रहेंगे तो ये फासला 1 किलोमीटर का ही रहेगा? 10 मीटर पर सेकंड। 10 10 मीटर। मीटर जिस वेलोसिटी से बस चल रही है उसी वेलोसिटी से उसके पीछे पीछे चलते रहेंगे तो फासला कम नहीं होगा, है ना? तो यानी कि Yes, हमें यस इस डिस्टेंस, इस गैप को मेंटेन रखने के लिए कितना, अगर इस गैप को कांस्टेंट मेंटेन रखना है तो कितनी वेलोसिटी से चलना पड़ेगा? 10 मीटर पर सेकंड 10 से। मीटर 10 मीटर पर और सेकंड। अगर इस गैप को कवर करना है तो अनदर 10 मीटर पर सेकंड रिक्वायर्ड होगा, है ना? तो पहले तो 10 मीटर पर सेकंड तो इस बस के पीछे पीछे चलते रहने के लिए, और इस 1 किलोमीटर के फासले को अगर 100 सेकंड्स में ख़त्म करना है तो फिर इससे बस से ज़्यादा स्पीड पे चलना पड़ेगा, और कितने ज़्यादा? 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड फास्टर देन द स्पीड ऑफ बस। तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10। 10। समझ आया तमनप्रीत अब थोड़ा? यस सर। ठीक है। अब सॉल्यूशन में क्या दे रखा है? सॉल्यूशन में भी कुछ खास दे नहीं रखा। सॉल्यूशन में यही पहले कैलकुलेट किया कि अगर बस रुकी हुई होती तो उसमें ऐड कर दिया, ठीक है, सेम चीज़। The position of a particle with respect to time, what will be the position of a particle when it achieve? हाँ, ये करो क्वेश्चन नंबर 12।
क्या आंसर आया बच्चे? समझ ऑप्शन आया बी क्वेश्चन? सर। क्या पूछ, क्वेश्चन समझ आया? पहले ये बताओ यस सर। यस क्या पूछ रहा है। तमनप्रीत बताओ। सर, उसके मैक्सिमम मतलब कि वो पूछ रहे हैं पोजीशन की, किस पोजीशन पे उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी। हाँ ठीक है, ओके। किसी बच्चे को लगता है कि और कुछ पूछा गया है कि यही पूछा है? क्वेश्चन हाँ में कुछ और यही पूछा गया है पूछा। कि यही पूछा है ना? कि किस पोजीशन पे उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी। ठीक है बच्चे, अब मैक्सिमम स्पीड कब होगी ये बताओ। जब एक्सेलरेशन 0 होगा। जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, है ना? तो कैसे पता चला कि ये पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका पोजीशन दे दिया, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल जहाँ पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो। ठीक है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी? जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, सेकंड डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। मैथ्स में भी हम पढ़ते हैं ये, है ना? तो क्या करेंगे, पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे। कैसे? dx/dt करके। तो पहले वेलोसिटी आ जाएगा, फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे। कैसे आएगा? dv/dt या फिर d2x/dt²। तो यहाँ से मुझे एक्सेलरेशन का एक इक्वेशन मिलने वाला है। उस एक्सेलरेशन के इक्वेशन में मैं उसको एक्सेलरेशन को 0 पुट कर दूंगा, तो वहाँ से मुझे टाइम की वैल्यू निकलेगी जिस टाइम पर इसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, और उस टाइम की वैल्यू को मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, उस समय उसका पोजीशन मिल जाएगा। ठीक है, तो करेंगे। ये पोजीशन फंक्शन था x = 9t² - t³। मैंने क्या करा, पहले वेलोसिटी फाइंड आउट करी, वेलोसिटी dx/dt, राइट। फिर मैंने इसको सॉल्व किया तो 18t - 3t² मेरा आंसर आ गया। देन आई ट्राई टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का कैसे, फिर से डिफरेंशिएट कर दो वेलोसिटी को टाइम के साथ, 18t - 3t²। तो इसका आंसर आएगा 18 - 6t। ये आ गया एक्सेलरेशन, राइट। अब मैक्सिमम वेलोसिटी के समय पे एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। तो मैं उसको इक्वेट कर देता हूँ 0 से, एक्सेलरेशन = 0। और उससे मुझे मिलेगा कि एट t = 3 सेकेंड्स इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। जब t = 3 सेकेंड होगा उस समय ये ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे होगा। तो उसी समय आपको पोजीशन बताना है, तो क्या करेंगे, t की वैल्यू 3 रख दो इस इक्वेशन में। x = 9t² - t³ के अंदर t की वैल्यू आप 3 रख दो। ठीक है, ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू एज 3 आपका आंसर क्या आ जाएगा? यू विल गेट आंसर एज 54 मीटर। 54। जब ये 54 मीटर पे होगा उस समय इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये तो सेम ही क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन एट द टाइम बता दो पार्टिकल। 17 वाला करवा दो। 17th कर लो, चलो करो। आया क्वेश्चन, समझ आया बच्चों आपको? नो नहीं आया? नो। कमलप्रीत आपको क्वेश्चन समझ आ गया था?
सर क्वेश्चन समझ आ गया पर इसे सॉल्व कैसे करना है सर, वो नहीं समझ वो आया। नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो, कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा, ठीक है। एक्सेलरेट एट कांस्टेंट रेट अल्फा का मतलब क्या है? शुरू में एक्सेलरेशन क्या दे दिया आपको? अल्फा। एक्सेलरेशन का रेट कांस्टेंट का मतलब क्या है? कि कुछ टाइम के लिए, फॉर सम टाइम द एक्सेलरेशन की वैल्यू इज अल्फा, आफ्टर विच इट डी एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट रेट बीटा। कुछ समय बाद फिर डी एक्सेलरेट करेगा विद अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एज बीटा, और फिर क्या हो रहा है? फाइनली रेस्ट पे आ जा रहा है। तो इनिशियली स्टार्ट कहाँ से हुआ? रेस्ट से, और फाइनली कहाँ आ गया? रेस्ट पे। तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी बताओ इसकी क्या है? जीरो। जीरो। फाइनल वेलोसिटी जीरो। 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 अगर ये पूरा काम होने में, यानी कि जीरो से एक्सेलरेट होने में, मैक्सिमम वेलोसिटी पे जाने में, और फिर मैक्सिमम वेलोसिटी से वापस जीरो आने में, इसको टाइम लगा टी, तो मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी की इक्वेशन बता दो इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, यानी कि इनिशियल एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन के टर्म्स में वेलोसिटी की वैल्यू बता दो। ठीक है बच्चे? तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। देखो, अगर आप देखोगे तो ऑप्शन ए बी सी डी में ना आपको नजर आएगा कि डायमेंशन ही अलग अलग है इन ऑप्शंस के। अगर अल्फा एक्सेलरेशन है, बीटा एक्सेलरेशन है और टी टाइम है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के एक गिवन डायमेंशंस होंगे और ऑप्शन सी के अलग होंगे और ऑप्शन डी के अलग डायमेंशंस होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, एक्सेलरेशन स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन स्क्वायर, ऑप्शन ए को देखो, तो एक्सेलरेशन स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन स्क्वायर करोगे तो यूनिट्स क्या आएंगे? एल स्क्वायर टी माइनस 4, और नीचे एक्सेलरेशन का स्क्वायर, ऊपर भी एक्सेलरेशन स्क्वायर, नीचे भी एक्सेलरेशन स्क्वायर। तो ऑप्शन ए के डायमेंशंस क्या आने वाले हैं? डायमेंशंस ऑफ टाइम। डायमेंशंस ऑफ टाइम देखो यहाँ पे, एक्सेलरेशन स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन इनटू एक्सेलरेशन। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है इसके डायमेंशंस क्या है? ऊपर एक्सेलरेशन स्क्वायर, नीचे एक्सेलरेशन स्क्वायर, कट जाएंगे सारी यूनिट, तो यूनिट क्या आएंगे? टाइम के यूनिट्स बच जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये तो यूनिटी मैच नहीं कर रहे, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का आंसर ये कैसे हो सकता है? ये तो टाइम का आंसर हो सकता है, अगर टाइम पूछा होता तो पॉसिबिलिटी थी खाली, लेकिन वेलोसिटी के तो डायमेंशन ही नहीं है। आपके डायमेंशन क्या आने चाहिए? मीटर पर सेकेंड आना चाहिए। ठीक है, या एक्सेलरेशन इनटू टाइम आना चाहिए, तब आ सकता है। एक्सेलरेशन इनटू टाइम वेलोसिटी के डायमेंशंस होते हैं। अब इसमें भी सेम है, एक्सेलरेशन स्क्वायर यहाँ भी नीचे, तो ये भी टाइम के डायमेंशंस देगा, तो ऑप्शन बी भी गलत। ऑप्शन सी पे आते हैं। ऑप्शन सी क्या करेगा? ऑप्शन सी में बताओ क्या आएंगे डायमेंशंस? अभी पढ़ा है ना हमने यूनिट। ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा? ऑप्शन सी अल्फा प्लस बीटा, यानी डायमेंशंस क्या होंगे? एक्सेलरेशन। एल टी माइनस 2। एक्सेलरेशन के होंगे ना, सीधा ए लिख लेते हैं ना कि एक्सेलरेशन के, और नीचे अल्फा इंटू बीटा एक्सेलरेशन स्क्वायर, एक्सेलरेशन स्क्वायर। और टाइम से मल्टीप्लाई, तो इसके यूनिट क्या आएंगे? टी बाय ए। टी बाय ए यस बोले, सर। टी बाय ए बोले तो कुछ नहीं, है ना? तो ये भी गलत। तो बच गया अपना ऑप्शन डी। तो इसमें यूनिट्स आने चाहिए एक्सेलरेशन इनटू टाइम के यूनिट्स। ठीक है, तो ऊपर इसमें एक्सेलरेशन स्क्वायर है, नीचे एक्सेलरेशन है और इधर टाइम है, तो ये इससे कट गया, तो ए इंटू टी आ रहा है इसका डायमेंशन। तो एक्सेलरेशन इंटू टी जो डायमेंशन है, क्या वही वेलोसिटी के डायमेंशन होते हैं? यस सर। तो एक तो तरीका था इसको यूनिटेड डायमेंशन से सॉल्व करने का, कि मुझे पता चल रहा है ऑप्शन ए बी सी और डी में से केवल ऑप्शन डी के डायमेंशंस वेलोसिटी के हैं, तो केवल वही एक हमारा आंसर हो सकता है ना? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट मैक्सिमम वेलोसिटी, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है? ये तो था शॉर्टकट। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हमें मुझे ये बताओ कि रेट ऑफ एक्सेलरेशन एंड रेट ऑफ डी एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट दे रखा है कि अलग अलग दे रखा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है। तो मैं अगर वीटी ग्राफ ड्रॉ करूं, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एट टी इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी क्या है बच्चे? जीरो। जीरो है। एट टी इक्वल्स टू टी वेलोसिटी कितनी है? फाइनल टाइम पे वेलोसिटी कितनी है? जीरो। भाई इनिशियली भी रेस्ट पे और फाइनली भी रेस्ट पे है। यस सर। एक एक स्टार्टिंग में क्या करेगा? कुछ समय के लिए एक्सेलरेट करेगा विद ए कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट का मतलब क्या है? कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है? वीटी ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, फिर एक इस समय क्या हो गया? इस समय मैं बोल देता हूँ कि लेट द वेलोसिटी बी वी मैक्स। इस समय एक्सेलरेशन कंप्लीट हो गया, इसका पूरा एक्सेलरेशन हो चुका है ऑब्जेक्ट का। उसके बाद इसकी वेलोसिटी वी मैक्स बोल दी मैंने, राइट? और ये वेलोसिटी को मैं बोल देता हूँ कि इस समय ये वेलोसिटी
मैक्सिमम वेलोसिटी। अब मैक्सिमम वेलोसिटी पे जाने के बाद क्या करना पड़ेगा इसको रेस्ट पे आने के लिए, इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे आना है, क्या करना पड़ेगा? डीएक्सेलरेट। और डीएक्सेलरेशन का रेट कांस्टेंट दे रखा है क्वेश्चन में कि वेरिएबल है? कांस्टेंट। और कितनी वैल्यू है उसकी? बीटा। बीटा बीटा है, तो मैंने बोल दिया कि भाई लेट इट बी बीटा, इधर से ले लो चाहे किधर से भी ले लो, बट इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू बोल दिया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी को आपको किसके टर्म्स में बताना है? अल्फा एंड बीटा के टर्म्स में। तो मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। हाउ कैन आई कैलकुलेट बच्चे? तो वी मैक्स है जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, क्या मैं उसको लिख सकता हूँ? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना मेरा इक्वेशन। यस सर। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बच्चे? 0। और एक्सेलरेशन क्या था? कांस्टेंट। वैल्यू बताओ ना। अल्फा। और टाइम कितना लगा मैं उसको बोल देता हूँ कि लेट द टाइम फॉर एक्सेलरेशन बी, जो ये टाइम लगा ना इसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। इसको बोल दिया t1, t1 टाइम के लिए एक्सेलरेट हुआ है, और फिर उसके बाद t2 टाइम के लिए डी एक्सेलरेट हुआ है। और एक रिलेशन लिख देते हैं कि t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t, जो कि मेरा टोटल टाइम है। ठीक है बच्चे? अरे बताओ। यस सर। है ना, कुछ समय के लिए एक्सेलरेशन हुआ, कुछ के लिए डी एक्सेलरेशन, दोनों को ऐड करके टी लिख दिया, ठीक है। अब फर्स्ट हाफ में जब ये 0 वेलोसिटी से मैक्सिमम पे जा रहा है तो मैंने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज किया, तो v मैक्स क्या आ गया मेरा? u प्लस ए टी। एक्सेलरेशन की जगह अल्फा रख दिया और टाइम की जगह क्या रख दूं? t1। है ना, एक्सेलरेशन तो t1 समय के लिए हो रहा है खाली, तो ये मेरा हो गया एक इक्वेशन हो गई ये। ठीक है बच्चे, दूसरी इक्वेशन करते हैं कि जब आपका जो डी एक्सेलरेशन का फेज है, उसमें क्या रहेगा? उसमें मैक्सिमम वेलोसिटी से कहा जा रहा है ऑब्जेक्ट आपका फाइनली मिनिमम 0 पे, ठीक है, रेस्ट पे। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी वी मैक्स है। ठीक है बच्चे, एक्सेलरेशन कितना है? माइनस बीटा, बिकॉज डी एक्सेलरेट हो रहा है। और टाइम कितना यूज हो रहा है बताओ? t2 यूज हो रहा है। अब देखो क्या करेंगे, अब आपको निकालना है क्या है? वी मैक्स निकालना है ना इन टर्म्स ऑफ टी, अल्फा बीटा एंड टी, यही तरीका है। बोलो बोलो। यस सर। ठीक है, तो मुझे 3 इक्वेशन मिल गई। एक तो पहली t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t, दूसरी इक्वेशन मिली कि v मैक्स इज इक्वल टू अल्फा t1, तीसरी इक्वेशन मिली v मैक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है? बीटा। ठीक है, अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन का यूज करो और आपका आंसर मिल जाएगा वी मैक्स का। करो एक बार। t1 और t2 को कैलकुलेट कर लो। t1 क्या आ जाएगा? t1 विल बी वी मैक्स बाय अल्फा, t2 आपका वी मैक्स बाय बीटा। दोनों को ऐड करके t के बराबर रख दो, है ना। ऊपर कर रहा हूँ मैं ये काम। t1 प्लस t2 इज इक्वल टू कैपिटल T। t1 की वैल्यू क्या है? वी मैक्स बाय अल्फा, t2 की वैल्यू वी मैक्स बाय बीटा। ये किसके बराबर? t के बराबर। ठीक है, वी मैक्स कॉमन ले लो जो आपको निकालना है, इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू टी। तो क्या आ जाएगा बच्चे? नीचे अल्फा बीटा एलसीएम, ऊपर अल्फा प्लस बीटा। क्या आने वाला है आपका आंसर? फिर वी मैक्स क्या आएगा? फिर वी मैक्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अब समझ आ गया सॉल्यूशन? यस सर। ठीक है, तो कुछ नहीं है इसमें, आपको बस प्लॉट करके हो जाना है। अब मैंने बहुत स्लोली समझाया है, अदरवाइज तो सिंपली हो जाता है, 2 मिनट में हो जाता। तो मेरा आंसर भी आ गया फिर अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। समझ गए अब आप? यस। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो जो जिन बच्चों ने नहीं किए, फिर कल करेंगे ये मोशन इक्वेशन ऑफ मोशंस के क्वेश्चन और ग्राफ्स के क्वेश्चन। ठीक है, सब बच्चे करके आएंगे। इसको नहीं करोगे तो फिर देखो यार कोई सॉल्यूशन है नहीं फिर उस चीज़ का। डाउट डिस्कशन का टाइम भी मैं सॉल्यूशन